नमस्कार दोस्तों। जैसा कि 71वीं सीरीज हमारा चल रहा है उसमें आज अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं और 11th क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्वेश्चन है जुडिशियरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो न्यूज़ में भी लगातार रहता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का स्कोप भी इस टॉपिक से हो सकता है। क्वेश्चन है कोलेजियम सिस्टम के बारे में। कोलेजियम सिस्टम को क्रिटिकली एनालाइज करना है और ये भी बताना है डिस्कस करके कि क्या एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के रिवाइवल की जरूरत है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दिखेंगे, कोलेजियम सिस्टम, एनजेएसी। तो सबसे पहले कोलेजियम सिस्टम का क्रिटिकल एनालिसिस और फिर ये बताना कि क्या एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को दोबारा से लाने की जरूरत है क्या। रिवाइवल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले जो हमने देखना है कि कौन कौन सा हेडर्स इस क्वेश्चन में जाएगा। तो स्टार्ट अगर हम लोग करें तो इंट्रोडक्शन जो होगा, उसके बाद हम लोग बॉडी पार्ट पे आते हैं। अभी पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो हम बताएंगे। जो बॉडी पार्ट में हम लोग आंसर अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोगों को स्ट्रक्चरिंग में क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले आप बताएंगे कोलेजियम सिस्टम और उसका इवोल्यूशन। कोलेजियम सिस्टम और उसका इवोल्यूशन को आप दर्शाएंगे, ठीक है, कि ये होता क्या है, ये सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। इसके बाद आप दिखाएंगे कोलेजियम सिस्टम के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। वो इश्यूज जो अटैच्ड हैं उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये इश्यूज है तभी बात हो रही है कि इसको हटा दिया जाए और एनजेएसी को लाया जाए। तो इश्यूज को देखेंगे। फिर हम लोग एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्सेस कोलेजियम, इसके ऊपर एक डिस्कशन जो है वो वहां पर करके दिखेंगे, मतलब वहां दिखाएंगे कि एनजेएसी और कोलेजियम के बीच में किस तरह से कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एनजेएसी के थे, कौन से कोलेजियम के हैं, किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ताकि हम लोग आगे का रास्ता डिसाइड कर पाएं। तभी बता पाएंगे ना कि हाँ जरूरत है रिवाइव करने का कि नहीं। फिर वे फॉरवर्ड या जो रिफॉर्म्स हो सकता है आना चाहिए वो हम लोग बता सकते हैं। जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या चेंजेस आने चाहिए या जरूरी है। सजेस्टेड या नेसेसरी रिफॉर्म्स वाला पार्ट को हम लोग मेंशन करेंगे। देन वी विल कंक्लूड। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके इस क्वेश्चन का होना चाहिए। अब जब हम लोग इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या दे सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर होगा। यही करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो आप स्ट्रक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले काम करिए, 20 से 30 सेकेंड में इस काम को आपको निपटा लेना है। इसके बाद कंटेंट वाला पार्ट पे कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखना होगा हम लोगों को। जैसे इंट्रोडक्शन में जब हम जाते हैं तो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत ने लास्ट मतलब दिसंबर में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम एक रिव्यू पिटीशन जो है कि एनजेएसी वापस आना चाहिए कि नहीं, इसको देखने के लिए तैयार हैं। तो वो पार्ट से आप इंट्रोडक्शन यानी कि स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, रिसेंटली सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत has advocated to address a petition for the review of NJAC judgment। ठीक है, ये वाला पार्ट। और देन इसी के जस्ट नीचे कोलेजियम सिस्टम जो इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, कोलेजियम सिस्टम करेंटली प्रोवाइड्स फॉर द
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब ये वाला पार्ट जो आप लिख दिए ये कंटिन्यूएशन में ही रहेगा और हम लोग चले जाएंगे अब इसके इवोल्यूशन पे। देखिए अब इसको समझने के लिए आपको एक आर्टिकल बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब वो आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 124 और इसका क्लॉज नंबर 2, 124 का सेकेंड क्लॉज ये कहता है एवरी जज ऑफ सुप्रीम, हर एक जज सुप्रीम कोर्ट का शैल बी अपॉइंटेड। तो मैं इसको इसी तरह से यहाँ पे एक लैंग्वेज जो है इसको हम एक फोटो के फ्रेम में रखते हैं। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय whom? प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन एक टर्म यहां पे लिखा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज आफ्टर कंसल्टेशन। आफ्टर कंसल्टेशन। फिर किनसे कंसल्ट करना है? सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जो प्रेसिडेंट को लगे जरूरी, प्रेसिडेंट को लगे जरूरी उतने जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कंसल्ट प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, सीजेआई मस्ट बी कंसल्टेड जब भी किसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो? अदर जजेस का। मतलब सीजीआई के अलावा जितने भी जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में होगा तो सीजीआई को तो कंसल्ट जरूर करेंगे। अब यही कंसल्टेशन वर्ड, दिस कंसल्टेशन वर्ड रिजल्टेड इन द सीरीज ऑफ केसेस इन जुडिशियरी known as the judges case because of the interpretation। कि ये कंसल्टेशन जब प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो सामने से जो एडवाइस आया वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या बाइंडिंग होगा कि बाइंडिंग नहीं होगा। इस कारण से ये डिबेट पूरा का पूरा चला। और यही डिबेट जो है वो आपको किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में समझने को मिलेगा? ये डिबेट आपको समझने को मिलेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, in the particular context of the judges case। किस कॉन्टेक्स्ट में? जजेस केस। यही कंसल्टेशन वर्ड का इंटरप्रिटेशन। तो पहला जजेस केस जो हुआ फर्स्ट 1981, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। मतलब जो एडवाइस सीजीआई दे रहे हैं वो सिर्फ क्या है? एक एक्सचेंज ऑफ एडवाइस या ओपिनियन है प्रेसिडेंट और सीजीआई के बीच में। जो एडवाइस दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। सेकेंड जजेस केस में लेकिन इसको पलट दिया गया 1993। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, मतलब कि एडवाइस जो होगा वो बाइंडिंग होगा और साथ ही साथ ये सीजीआई का अकेला एडवाइस नहीं होगा। सीजीआई शैल कंसल्ट अ कोलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को कंसल्ट करेंगे और तब एडवाइस देंगे जो बाइंडिंग होगा किस पे? प्रेसिडेंट पे। और ये दोबारा से ये चीज थर्ड जजेस केस में 1998 में अपहेल्ड हुआ। बस कोलेजियम का स्ट्रेंथ बढ़ गया और अब सीजीआई जो है वो 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कंसल्ट करेंगे बिफोर गिविंग बाइंडिंग एडवाइस। ये अभी तक फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये कोलेजियम सिस्टम हुआ। जरूरी ये था कि जब अपॉइंटमेंट का जो मेथड है वहां पे इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जाए, जुडिशरी का प्राइमेसी रखा जाए ताकि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर कोलेजियम सिस्टम के साथ कुछ इश्यूज अटैच्ड हैं। ठीक है, इवोल्यूशन हमने समझा। अब इसके साथ कुछ इश्यूज अटैच्ड हैं जो हम लोग को समझना है। और वो इश्यूज क्या क्या हैं? सबसे पहला जो आप मेंशन करेंगे इसके सामने जो इश्यूज हैं वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो जब भी न्यूज़पेपर में कोलेजियम का जिक्र होता है तो तभी मेंशन होता है जब नाम फाइनलाइज हो गया कि ये अगले जजेस बनने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर। किन चीज़ों पे चर्चा हुई, किन नामों को फाइनलाइज किया गया, उसमें क्या पीछे कंसिडरेशंस रखे गए,
ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, मतलब एक ओपेक सिस्टम के रूप में ये काम करता है, ना इसका कोई प्रोसीडिंग पब्लिश होता है ना टेलीकास्ट होता है। इसी कारण से दूसरा समस्या आता है एंड दैट इज नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, जो भाई भतीजावाद है, अंकल सिंड्रोम बोलते हैं, ये दिखता है जुडिशरी में, और साथ ही साथ जो भी लॉयल और फेवरेबल जो लोअर जुडिशरी के अंदर लोग होंगे उनको ही एलिवेट जल्दी किया जाता है, तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म दिखता है। तीसरा समस्या क्या है? अंडर रिप्रेजेंटेशन। तो कोलेजियम सिस्टम चूंकि कुछ ही जजेस, आने वाले जजेस का अपॉइंटमेंट का बात कर रहे हैं, तो इस कारण से सारे सेक्शन का बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, चाहे हम बात करें SC ST OBC या महिलाओं का। तो पहली महिला CGI अभी तक भारत को नहीं मिली है, ये शायद अगले साल जाकर पॉसिबल हो पाए। फिर हम लोगों को क्या दिखेगा? वायलेशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो जो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है ये वायलेट होता है, चूंकि पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट प्रोसेस से करेंटली, तो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम का एक वायलेशन है। साथ ही साथ अगेंस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस, ग्लोबल प्रैक्टिस, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहां पे जजेस ही अपना खुद का अपॉइंटमेंट करते हो, इंडिया ही केवल एक ऐसा देश है। तो ये एक सारे इश्यूज जो हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? कोलेजियम सिस्टम के साथ। इसी के बदले, इसी को हटाते हुए क्या लाया गया? इसी को हटाते हुए लाया गया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है, ये 2014 में 99वां संशोधन से लाया गया NJAC, और इसने कहा कि ये कोलेजियम को रिप्लेस करेगा, और इसमें टोटल 6 लोग थे। CGI, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर, और 2 और एमिनेंट लोग होंगे, एमिनेंट पर्सन, अलग अलग फील्ड से। और ये कहा गया कोलेजियम को रिप्लेस कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 4th जजेस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स केस में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट जो हो रहा है अपॉइंटमेंट्स में, ये जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करेगा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसको कोर्ट ने हटा दिया। अब हम लोग देखते हैं NJAC बनाम कोलेजियम सिस्टम। देखिए, सबसे पहले समझेंगे एस्पेक्ट, और किसमें कोलेजियम सिस्टम में क्या प्रोविजन है, NJAC में क्या है? प्राइमेसी। तो कोलेजियम में जुडिशियरी का कंप्लीट प्राइमेसी है, लेकिन NJAC में ये प्राइमेसी डाइल्यूट हुआ था, जो कि एग्जीक्यूटिव और एमिनेंट लोग जो थे उनके पास भी बराबर सेम था। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। कोलेजियम सिस्टम में जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है, जो कि कोई क्राइटेरिया पब्लिश नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, जबकि NJAC में डाइवर्स वॉइस को इंक्लूड करके ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की तरफ एक स्टेप लिया गया था। वीटो पावर में देखा जाए तो यहाँ पर कोई वीटो नहीं था, कंसेंसस बेस्ड था, क्योंकि जो 4 लोग हैं CGI के अलावा, उन 4 में भी 3 लोगों का सहमति चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या था कि कोई भी 2 मेंबर चाहे तो जो नॉन जुडिशियल भी अगर हो तो वो भी वीटो लगा सकते हैं किसी कैंडिडेट के नाम पर, तो स्टॉल हो सकता था अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अगला डायमेंशन देखिए, रिस्क फैक्टर। तो कोलेजियम में एलिगेशन लग सकता है नेपोटिज्म का, अकाउंटेबिलिटी कम है या सीक्रेसी का अभाव है, और दूसरी तरफ NJAC में रिस्क क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए खतरा। सिमिलरली इंडिपेंडेंस की बात करें तो कोलेजियम में तो ये अपहेल्ड हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NJAC इसको कॉम्प्रोमाइज करता है। और एफिशिएंसी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट क्लियरेंस लेट होता है तो कोलेजियम सिस्टम में डिले होता है अपॉइंटमेंट में, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कमीशन था तो टाइमलाइन इंश्योर करते हुए तेजी में अपॉइंटमेंट हो सकते थे। तो ये इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ। अब आप थोड़ा सा क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए NJAC केस में एक माइनॉरिटी जजमेंट दिया था जस्टिस चेलमेश्वर ने। जस्टिस चेलमेश्वर ने एक माइनॉरिटी जजमेंट दिया था, आप उसको यूज कर सकते हैं। जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक
नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि केवल अपॉइंटमेंट्स जो है वो किसी भी अथॉरिटी के इंडिपेंडेंस को डिसाइड नहीं करता है। जहां तक बात रही अपॉइंटमेंट्स इंडिपेंडेंस की, तो ट्रांसपेरेंसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो पूरी तरह से मिसिंग है कोलेजियम में। दूसरा, इट ऑल्सो वायलेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ या बेसिक फीचर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ये भी तो वायलेट हो रहा है चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम जो हमारा है। तो ये डायमेंशन आप यूज करेंगे एज अ क्रिटिकल असेसमेंट। तो एनजेएसी को पूरी तरह से दोबारा सेम फॉर्म में रिवाइव करना, उससे बेहतर क्या हो सकता है कि इसमें भी जो खामियां, इसमें भी जो इश्यूज थे, खामियां थी, वो सबको एड्रेस कर दिया जाए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रिफॉर्म, तो सबसे पहला तो वही एनजेएसी का रिविजिट, लेकिन विथ रिफॉर्म्स। जो इश्यूज थे जैसे यूनियन लॉ मिनिस्टर को हटाइए, नॉन जुडिशियल मेंबर्स के पास वीटो पावर होना नहीं चाहिए, सीजीआई के पास वीटो होना चाहिए, ये सब मेंशन करना। दूसरा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे नरीमन, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया, हम लोग जब तक कोलेजियम हटता नहीं तब तक ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कोलेजियम में रिटायर्ड जो जजेस हों उनका परमानेंट कोलेजियम बनाइए 5-5 साल के लिए, ये नरीमन ने कहा था। तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा रिकमेंडेशन आप यहाँ पे ये दे सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि इंटरव्यू, ये लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोलेजियम में ये इंश्योर किया जाएगा कि हम लोग इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू जब ले तो ये इंश्योर करे कि जो भी करेंटली सिटिंग जजेस हैं उनके परिवार वाले ना इंक्लूड हो पाए उस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये एक अगेन रिकमेंडेशन वाला पार्ट आप दिखा सकते हैं। चौथा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है इससे, बट आप इसको मेंशन करोगे कि अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आता है तो धीरे धीरे लोअर लेवल से ही जो है वो मेरिट बेस्ड प्रमोशन हो और यही अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट के रूप में भी जाएंगे जज के रूप में काम करने। तो ये रिकमेंडेशन आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं। ठीक है, लास्टली नाउ वी विल कंक्लूड that collegium definitely ensure judicial independence, लेकिन it suffers from opacity and accountability deficit. So rather than reviving NJAC in original form, India needs a reformed, transparent, balanced appointment mechanism preserving what? Independence while ensuring institutional accountability and public trust. इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं एक बैलेंस्ड फॉर्म में कि एनजेएससी का रिवाइवल होना चाहिए लेकिन नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, उसमें भी इश्यूज थे, उसको ध्यान में रखते हुए और अल्टीमेटली लोगों का ट्रस्ट और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस एक बना रहे, इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।